अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान में अब से सिर्फ 1 घंटे के बाद से छोटी, दरमियानी और इंपोर्टेड गाड़ियां बहुत ही सस्ती होने जा रही हैं। अगर छोटी गाड़ियां वाकई सस्ती होना शुरू हो जाती हैं तो इसका फ़ायदा सिर्फ चंद खरीदारों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि लाखों मिडिल क्लास के ख़ानदानों को भी बड़ा रिलीफ मिल सकता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या 1 जुलाई से नाफिज होने वाली नई ड्यूटी और टैक्स पॉलिसी वाकई ऑटो मार्केट में कोई बड़ी तब्दीली लाने जा रही है, या फिर ये सिर्फ कागजी ऐलानात ही साबित होंगे। अगर वाकई अमली तौर पर यह पॉलिसी नाफिज हो जाती है तो ये ऑटो सेक्टर में एक गेम चेंजर का रोल भी प्ले कर सकती है। हुकूमत ने नए माली साल के आगाज से इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटी और टैक्स की नई शरह नाफिज करने का फैसला किया है। सबसे ज्यादा तवज्जो छोटी और दरमियाने साइज की गाड़ियों पर दी गई है। 850 सीसी गाड़ियों पर टोटल ड्यूटी और टैक्स की शरह 66% से कम करके 42% की जा रही है, जबकि 1000 सीसी से 1500 सीसी तक की गाड़ियों पर 76% से कम करके ड्यूटी 52% की जा रही है। अब इसके बाद सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा 1800 सीसी गाड़ियों पर। उनकी परसेंटेज 156% से आधी करके 74% कर दी गई है। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि अगर ये रिलीफ मुकम्मल तौर पर कंज्यूमर्स तक मुंतकिल होता है तो फिर जापान समेत दीगर ममालिक से इंपोर्ट होने वाली छोटी गाड़ियों की कीमतों में भी नुमायां कमी आ सकती है। इससे न सिर्फ खरीदारों को ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, बल्कि लोकल ऑटो मार्केट में भी मुकाबले का रुझान बढ़ेगा, जिससे बड़ी कंपनीज पर भी फिर कीमतें मुनासिब रखने और मयार को बेहतर बनाने का दबाव आएगा। इस साल बजट में अहम फैसले किए गए हैं, जिनके असरात मुख्तलिफ सेक्टर्स में अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। फाइनेंस बिल के तहत 1800 सीसी तक गाड़ियों पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई है, लेकिन बड़ी इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 30 से 40% कस्टम्स ड्यूटी नाफिज होगी। $75,000 तक मालियत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 30%, जबकि $110,000 से ज़ायद मालियत की गाड़ियों पर 40% कस्टम्स ड्यूटी आयद होगी। हुकूमत ने टोकन टैक्स के निज़ाम में भी तब्दीली की है। 1000 सीसी तक गाड़ियों पर ₹10,000 टैक्स वन शॉट पेमेंट पर, जबकि 2010 से पहले के मॉडल्स पर ₹20,000 टोकन टैक्स होगा। 1001 से 1300 सीसी गाड़ियों पर टोकन टैक्स इनवॉइस वैल्यू के 0.3% के बराबर होगा, जबकि बाज़ दीगर कैटेगरीज में 0.25% रेट पर भी टैक्स मुकर्रर किया गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक छोटी इंपोर्टेड गाड़ियों पर टैक्स में कमी से कंज्यूमर्स को निस्बतन सस्ती गाड़ियां मिल सकती हैं, लेकिन मकामी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को सख्त मुकाबले का सामना होगा। इंपोर्टेड गाड़ियों की कम कीमत होने से लोकल असेंबलर्स को कीमतें कम करने के साथ बेहतर फीचर्स देने और मुनाफे में कमी बर्दाश्त करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। अगर इंपोर्ट्स में नुमाया इजाफा हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ रुपए की कदर और करंट अकाउंट पर भी दबाव पड़ सकता है, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस और अच्छी क्वालिटी की मयारी गाड़ियों की दस्तयाबी इस पॉलिसी का मुस्बत पहलू करार दी। पॉलिसी कितनी कंज्यूमर दोस्त पॉलिसी है, इस पर हम बात करेंगे। HM शहजाद साहब ऑटो सेक्टर एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा कि ये अब चूंकि हम थोड़ी देर के बाद ही 1 जुलाई में दाखिल हो जाएंगे, नया फिस्कल ईयर और नया बजट भी नाफिज हो जाएगा, तो ये छोटी गाड़ियाँ कितनी सस्ती होने जा रही हैं? वाकई इनकी कीमतों में लाखों रुपए का फ़र्क आने वाला है? अल्लाह करे जो आप कह रहे हैं ऐसा ही हो, लेकिन असल में सिनेरियो कुछ चेंज है। जो TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ियाँ आती हैं 1300 सीसी तक, उस पर डॉलर ड्यूटी फिक्स है, यानी $650 सीसी पे $4800 यानी $4800, 1000 सीसी पे $6000 और 1300 सीसी पे $13,200 ये फिक्स है। अच्छा, ये जो फायदे की आप बात कर रहे हैं ना, ये जब पॉसिबल है कि जब कमर्शियल गाड़ियां यानी LC खुले और वो गाड़ियां इंपोर्ट हो या ब्रांड न्यू गाड़ियां आ रही हो, तो परसेंटेज वाइज मिसाल के तौर पर 50% ड्यूटी हो, 10% उस पर RD हो, और उसमें जो रिलैक्सेशन की बात हो रही है तो वो बहुत अच्छी बात होती। लेकिन क्योंकि ये बातें काफ़ी दिनों से ये TV पे अखबारों की जीनत बनी हुई है, तो बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि जो TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ियाँ आती हैं या आती रही हैं उस पर डॉलर ड्यूटी फिक्स है, तो इन गाड़ियों पर कोई बड़ा फर्क आने का नहीं है। तो शहजाद साहब, ये डॉलर ड्यूटी आप कह रहे हैं फिक्स है, तो हुकूमत फिर कौन सा टैक्स या कौन सी ड्यूटीज़ को ये कम करने की बात कर रही है? जो 76% से 52% की जा रही है, 156 से 74% की जा रही है 1800 सीसी पर, ये जो कमी है ये किस मद में की जा रही है फिर? भाई, ये वही सारी बातें हैं कि हुकूमत के खेल हुकूमत ही ज़्यादा समझती है, और बात यह है कि जहाँ पर कमी की ज़रूरत है और जो कमी करनी चाहिए वहाँ आपने कमी बराए नाम आपने दिखाई ज़रूर है। मिसाल के तौर पर जहाँ पर RD जो थी वो बड़ी गाड़ी थी, यानी 1800 सीसी से ऊपर
2000 सीसी से ऊपर, 3000 सीसी से ऊपर, उधर वो 50% ऑलरेडी थी, आपने उसको जो है वो कम करके 20% कर दी है। लेकिन फिर उसके साथ आपने फेडरल एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी का निफाज करे, वो पैसा आपने वहां से वहां कवर कर लिया। हाँ, अब एडिशनल कस्टम ड्यूटी जहाँ 8% थी, उसको आपने 2% कम करके जो है वो 6% किया है, और जहां पर ऑलरेडी 10% थी उसको 8% किया है। अब ये इतना फर्क है, और बाकी कुछ एसआरओ आज रात में आ जाएंगे, तो कल हम ये बात यकीन से कह पाएंगे कि आया कि अब कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन जो मैं बात आपसे करने लगा हूँ, जो गाड़ियां ऑलरेडी आके कोर्ट में खड़ी हैं, वो जिसे वन टाइम छोड़ने की इजाजत मिली है, अब उन गाड़ियों के ऊपर कोई बहुत बड़ा रिलैक्सेशन नहीं है। उसकी 2-3 वजह है। एक तो क्योंकि वो डॉलर ड्यूटी फिक्स है उसमें, जो छोटी गाड़ियां हैं यानी 650 से लेके जो 1300 सीसी तक की गाड़ियां हैं, वो मैंने आपको पहले बताया, $4800, $6000 और $13200। तो उसमें तो कोई बहुत बड़ा फर्क आने का नहीं है। इसलिए नहीं आने का कि ये तमाम ड्यूटी जो है वो डॉलर में पेमेंट होती है। अब उससे ऊपर हम जाएंगे तो जाहिर है जहाँ हुकूमत ने आरडी कम की है, तो ऐसे ही हुकूमत ने जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल फेडरल एक्साइज ड्यूटी का निफाज डाल दिया है। तो बहुत बड़ा मुझे कहीं पर रिलैक्सेशन नजर नहीं आ रहा, सिर्फ पेपरों की हेरफेर है। अच्छा, तो शायद साहब ये इसको जरा और आसान करके हम आपसे समझते हैं कि जो इंपोर्ट होती है जापान से गाड़ी 660 सीसी की, वो बिल फर्ज 32-34 लाख रुपए एक एवरेज गाड़ी की कीमत है, तो उसमें कोई 1-2 लाख का फ़र्क आने जा रहा है। फिर जो एसयूवी कोई 80-85 लाख रुपए जिसकी कीमत होती है यहाँ पहुँचने के बाद, उसमें कोई 5-6 लाख रुपए की या 7-8 लाख रुपए की इस तरह की कोई कमी होने जा रही है, या ये भी नहीं होने जा रही है? नहीं, देखें, क्योंकि एज लिमिट बढ़ा दी है ना, अब आप 5 साल, 8 साल, 10 साल पुरानी गाड़ी ला सकते हैं। तो जापान में जरूर एक 5 साल पुरानी गाड़ी, एक 7 साल पुरानी गाड़ी और एक 10 साल पुरानी गाड़ी के प्राइस में फर्क है। लेकिन वहां फिर एक और शर्त नाफिज कर दी गई है कि आप कोई भी गाड़ी लाएंगे, उसका वहां से जब तक वेरिफिकेशन आएगी और वो उसको मीट करेगी, यानी उस स्टैंडर्ड को मीट करेगी, वही गाड़ी इंपोर्ट होगी। उसमें 19-20 गाड़ी नहीं आ सकती। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान होगा कि ये हुकूमत बता कुछ रही थी, के कुछ रही थी, और हो कुछ और रहा है। तो शायद साहब ये और जो गाड़ियां यहाँ लोकल असेंबल हो रही हैं, ये उन पर भी कोई रिलैक्सेशन मिलेगा? उनकी कीमत कुछ कम होने जा रही है 2-4 लाख रुपए, या वो भी वैसे ही रहेंगे? रिलैक्सेशन है उसमें, नहीं उसमें बड़ा रिलैक्सेशन है, क्योंकि जो बड़ी गाड़ियां पाकिस्तान में असेंबल्ड हो रही हैं, उसमें एफएडी जो है ना वो सिर्फ 10% है। और अब इम्पोर्टेड जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं उसमें एफएडी जो है वो कम से कम 80% और वरना 92% है। यानी जो आपने रेगुलेटरी ड्यूटी 30% कम की है, उसकी जगह आपने डबल ट्रिपल आपने जो है उसमें एफएडी डाल दी है। तो लिहाजा बड़ी गाड़ियां जो बाहर से आती हैं उसमें आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी कीमतें ऊपर जाएंगी। पाकिस्तान में जो गाड़ियां असेंबल्ड हो रही हैं उसमें जरूर आपको कमी नजर आएगी। और शाह साहब ये पाकिस्तान में कौन कौन सी गाड़ियां असेंबल हो रही हैं, जरा 2-4 के अगर आप नाम लेके भी बता दें तो जरा सुनने वालों को भी आसानी हो जाए कि उनको आगे कौन सी गाड़ियों की कीमतें कम होती नजर आएंगी। देखिए, तो कुछ कंपनियों ने वैसे ही जो है वो आज से 8-10 दिन पहले अपने बड़े प्राइस कम किए हैं। जिसमें हमने कोरियन कंपनी को वहाँ देखा, कोई 1.3 मिलियन के उन्होंने कम किए अपनी स्पोर्टेज पर। जी, एक और कंपनी ने 12 लाख और 13 लाख भी कम किए हैं। बात यह है कि अब मुकाबला जरूर होगा, लेकिन बात यह है कि हमारे मुल्क में छोटी गाड़ियां तो कोई नहीं बनाता, सारी बड़ी गाड़ियां बनाने वाले हैं। और एक गाड़ी जो हमारे मुल्क में अगर छोटी बन रही है वो सुजुकी आल्टो है। उसकी कीमत बहुत आसमान पर है, वो 36 लाख रुपए की है। अगर यही गाड़ी हम एक पड़ोस मुल्क में देखें तो वहाँ के 4.25 लाख की है, और अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो पाकिस्तानी 12 लाख रुपए बनते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि कोई मुझे बड़ा रिलैक्स छोटी गाड़ियों में, इंपोर्टेड गाड़ियों में नजर नहीं आ रहा।
तो ये अब ये जो लोकल असेंबलर्स हैं, इसका मतलब ये इनकी कीमत कम हो जाएगी, इनकी गाड़ियों की सेल ज़्यादा बढ़ जाएगी, इंपोर्टेड गाड़ियाँ ख़रीदना अब शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एक आम मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए। तो ये आप समझ लें कि हुकूमत ने जो जिस तरह इसको प्लान किया है कि एक तरफ उन्होंने जो है बैगेज को बंद किया, यानी 2024-25 में बैगेज के अंदर 40,000 गाड़ियां आई और समंदर पार पाकिस्तानियों ने इन 40,000 गाड़ियों के साथ $850 मिलियन भी भेजा, वो आपने बंद कर दिया। उससे आवाम को एक सस्ती म्यारी गाड़ी मिल रही थी। फिर आपने एक और रास्ता दिखाया कि हम कमर्शियल इंपोर्ट की आपको इजाजत दे रहे हैं, तो हमने कहा कि बिस्मिल्लाह, लेकिन उसके अंदर जो शराइतें उन्होंने डाली हैं वो शराइतें कोई भी पूरी नहीं कर सकता, ना वो गाड़ियां आएंगी और ना आज 1 साल हो गया कमर्शियल में कोई गाड़ी इंपोर्ट नहीं हुई, क्योंकि उसमें जो शराइतें लगाई गई हैं और जो डाली गई हैं वो इतनी कठिन है कि आम कार डीलर वो गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकता। सही। तो अब आखिरी सवाल से साहब कि जो पिछला साल गुजरा जुलाई से जून तक का, ये इससे कितना बेहतर अगला साल होने जा रहा है, जो कि अब 1 जुलाई से 30 जून तक का फिस्कल ईयर होगा? इसमें ओवरऑल आपके सेक्टर में कुछ बेहतरी, कीमतें कम होती, सेल बढ़ती आप देख रहे हैं? लेकिन जी इंपोर्टेड गाड़ियों तो आप भूल गए कि कोई बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। माँ सिवाय अगर कोई लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का, वो भी जो गाड़ियों की एज लिमिट है इस वजह से, बाकी कोई फर्क आने वाला नहीं है। बड़ी गाड़ियां सब महंगी होने जा रही हैं, कोई सस्ती होने नहीं जा रही। हाँ, लोकल गाड़ियों के अंदर जरूर फर्क पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि FAD इनके पर सिर्फ 10% है, तो इनकी बड़ी गाड़ियां भी बिकेंगी और छोटी गाड़ियां भी बिकेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया HM शहजाद साहब, एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुकूमत अब कोशिश कर रही है कि पेट्रोल की प्राइस अगर इंटरनेशनली बढ़ती है तो उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो आवाम तक ना जाए, उसके लिए एक फ़ंड कायम करने की कोशिश की जा रही है। इसकी तफसील एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पेट्रोल की आलमी कीमतें बहुत तेज़ी से कम हो रही हैं, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर हुकूमत को कुछ मुश्किलात का सामना रहा है और अब वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में अचानक इजाफे के असरात कम करने के लिए पेट्रोलियम प्राइसेस स्टेबलाइजेशन फ़ंड कायम कर दिया है, ताकि एक फ़िल्टर कायम हो सके और लोगों को किसी हद तक रिलीफ फराहम किया जा सके। अब इस फ़ंड के लिए नया हेड ऑफ अकाउंट भी मुख्तस कर दिया गया और इस फ़ंड के तहत हासिल होने वाली तमाम रकम वफाक के पब्लिक अकाउंट में स्पेशल डिपॉजिट फ़ंड के टाइटल से जमा होंगी। अब हुकूमत के मुताबिक इस फंड के कवायद ज़वाबित और ऑपरेटिंग तरीक़ाकार के साथ फंड के इस्तेमाल का तरीका फाइनेंस मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और ओगरा मुश्तरका तौर पर तैयार करेंगे। इस वक्त फंड में कोई रकम मौजूद नहीं है, लेकिन इसे मुस्तकबिल में मुमकिना माली बचत और गैर मामूली मौक़े से फ़ायदा उठाने के लिए कायम किया गया है। इस फंड का तसव्वुर हालिया महीनों में आलमी तेल की कीमतों में शदीद उतार चढ़ाव, खुसूसन ईरान इसराइल कशीदगी के बाद सामने आया है। अब इस दौरान हुकूमत ने सिफारती कोशिशों से कुछ सस्ता खाम तेल हासिल किया था, जिससे नुमाया बचत भी कुछ मौक़ों पर हुई, मगर इस वक्त ऐसी बचत को इस्तेमाल करने के लिए कोई मुस्तकिल कानूनी निज़ाम मौजूद नहीं था। अब ज़रा ये बताते हैं कि मुस्तकबिल में अगर हुकूमत को रियायती नरखों पर तेल ख़रीदने के साथ खुसूसी तौर पर इम्पोर्ट मुआहदों और किफ़ायत शारी इक़दाम या फिर दीगर ज़राए से बचत हासिल हुई तो ये रकम उसी फ़ंड में मुंतकिल की जा सकेगी। बाद में ज़रूरत पड़ने पर फिर यही वसाइल पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बड़े इजाफे को जुज़वी तौर पर एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल होंगे, ताकि कंज्यूमर्स पर अचानक फाइनेंशियल बोझ ना पड़े। अब एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर फंड को शफाफ अंदाज में चलाया गया और इसमें मुनासिब सरमाया मौजूद रहा तो ये महंगाई के दबाव को कम करने, ट्रांसपोर्ट अखराजात में अचानक इजाफा रोकने और फिर कारोबारी लागत को निस्बतन मुस्तहकम रखने में मदद दे सकता है। लेकिन अगर फंड में खातिर ख्वाह वसाइल ना हुए या इसका इस्तेमाल गैर वाज़े रहा तो फिर इसके बेनिफिट्स बहुत ही लिमिटेड हो सकते हैं। IMF प्रोग्राम के तहत मालियाती पाबंदियाँ भी हुकूमत के लिए एक अहम चैलेंज होंगी। अब ये किस तरह से ये फंड कामयाब हो सकेगा, क्या पेट्रोलियम प्राइसेस को इससे मैनेज किया जा सकेगा और जो इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो रही हैं उसका फ़ायदा आवाम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, साबिक मुशीर है वज़ारत ख़जाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हमने देखा एक हफ्ते पहले बड़ी कमी हुई, लेकिन अगले हफ्ते जो एक्सपेक्टेड कमी थी कोई 20-30 रुपये की, हुकूमत ने पास ऑन नहीं की। ऑयल कंपनीज़ का प्रेशर था, फिस्कल स्पेस नहीं था, या क्या वजूहत थी उस पर तो आप रोशनी डालेंगे। लेकिन अब जो ये फ़ंड कायम किया जा रहा है, क्या ये वाकई आवाम के मफाद में होगा? So I'm going to zoom out at 30,000 feet and say कि पाकिस्तान की मार्केट को अगर ठीक करना हो, ऑयल मार्केट को प्राइसिंग लिहाज से भी और अदर लिहाज से भी करने की क्या ज़रूरत है। I'm going to put a number of things together and then come down to the fund. नंबर 1 तो बात यह है कि आपने मार्केट को डीरेगुलेट करना है, यानी कि जिसका मतलब है मार्केट बेस्ड प्राइसिंग विद मिनिमल एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन। ये पॉइंट 1 है।
आपने हाई ऑक्टेन को किया हुआ है, इट वर्क्स फाइन। आपने कमोडिटीज़ में भी जिन कमोडिटीज़ को किया हुआ है, दे वर्क फाइन, बट जैसे ही कॉटन और शुगर पे आते हैं मसले खड़े हो जाते हैं। सो डिस्क्रेशन गवर्नमेंट की हमने कम करनी है ऑन फ्यूल प्राइसिंग, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज़ कि आपने एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, चूँकि मैं हमेशा कहता हूँ दोनों रेगुलेटर्स को कंबाइन करना है और उनकी रेगुलेटरी ऑटोनॉमी बढ़ानी है, और उन्होंने जो प्राइसिंग डिसीजंस भी करने हैं उनको हमने जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट एंड ऑटोनमस बनाना है। नंबर 3, हमने जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स नहीं बनाए थे और उसकी वजह से एक धचका लगा रहता था कि अगर हमारे रिजर्व्स ड्रॉप डाउन कर जाएं तो हमें महंगा तेल जो कि ख़रीदना पड़ा, अगर 30 दिन के होते तो शायद आसानी से गुजर जाते। नंबर 4, हमें जो फ्यूल इंपोर्ट्स हैं उनको लिबरलाइज करना है ताकि जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है उसमें बढ़े, वो लाए बेचे डाइवर्सिफाई करें इंपोर्ट सोर्सेज को, कंपटीशन बने, एक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में कंपटीशन बने। इसके बाद नंबर 5, मॉडर्नाइज करना है रिफाइनिंग सेक्टर को। इसमें मैं ये भी कमेंट कर दूं, आप बड़ी बात कर रहे हैं आजकल ईरान से तेल मंगवाने की, क्रूड ऑयल मंगवाने की, रिफाइन करने की। पाकिस्तान की जितनी रिफाइनरीज हैं सारी की सारी रिफाइनरीज जो हैं उनमें से सिर्फ एक के पास, पार्को के पास वो कैपेबिलिटी है वो काम करने की जो होनी चाहिए। पाकिस्तान की जो सारी रिफाइनरीज हैं, मैं लिख रहा था आपसे बात करने से पहले, ये हाइड्रो स्किमिंग करती हैं, जिसको हम कहते हैं डीप कन्वर्जन या जिसको हम कहते हैं लाइट कन्वर्जन। सिर्फ लाइट कन्वर्जन पार्को कर सकती है, सो हमें ये करना है। ऑयल लॉजिस्टिक्स इस मुल्क में यानी कि स्टोरेज टर्मिनल्स और पाइपलाइंस, अभी भी आप चूँकि तेल कैरी करते हैं रोड्स पे तो आपने इसको ठीक करना है। पेट्रोलियम टैक्सेशन, पेट्रोलियम लेवी आपने 80 रुपये लगाई हुई है, ये एक इनडायरेक्ट, ये एक जिसे कहते हैं ऐसा टैक्स है जो फेयर नहीं है। अरबाब जैसे बड़े एंकर, अच्छे एंकर पे भी एक ही जितना ये पड़ता है और एक जिसे कहेंगे गरीब आदमी पे भी वो उतना ही पड़ता है। ऑयल जो प्रमोट करना है हमने कंपटीशन इन मार्केटिंग, इसके का मतलब ये है कि जो नए एंट्रेंट्स हैं उनको हमने इजाज़त देनी है कि वो मार्केट में एंटर कर सकें, और ये जो अननेसेसरी बैरियर्स हैं टू एंट्री इनको रिमूव करना है। सर्कुलर डेट जो इस एनर्जी चेन का पार्ट बन गया है, पार्ट एंड पार्सल बन गया है, यानी कि PSO करता है SNGPL को, और ये जो एक पूरा सर्कल बन रहा है इससे निकलना है। एनर्जी डिवर्सिफिकेशन जो है इसको हमने जैसे कहते हैं ना इंपोर्टेड तेल पे कमी करनी है, ये 10वां पॉइंट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। और फिर जो एनर्जी डेटा और ट्रांसपेरेंसी, ये 11वां पॉइंट है। 12वां पॉइंट मेरा ये होगा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो कोई हमने एक फंड भी बनाना है जिससे बहुत सी कंट्रीज, चिली, इंडोनेशिया में ये यूज़ हो रहा है कि अगर कोई लो इंटरनेशनल प्राइसेस हों, बहुत लो चली जाएं, कोविड में $20 पे चली गई थी, राइट, आपने तेल मंगवाया, आपने सस्ता उस फंड में डाल दिया और बहुत हाई प्राइसेस आ गई जब सेकंड शॉक लगा, तो क्या आप स्मूथ कर सकते हैं टेम्परेरी प्राइस स्पाइक्स जो हैं उसको? अगर आप ये कर सकते हैं तो आपने एक फंड बना लेना है, तो ये ऑटोमेटिक कोई टाइटर मैकेनिज्म हो इसका, और इसमें कोई डिस्क्रेशन ना हो, और इसके एक रेगुलर ऑडिट्स हों। देयर आर मच डीपर स्ट्रक्चरल इश्यूज दैट नीड टू बी हैंडल्ड। फंड इज ऑल्सो ऑन दी एजेस वन वे जिसे हम एक यूज़ कर सकते हैं एट कोई एक्सटर्नल एक्सोजेनस शॉक को हैंडल करने के लिए। जब $20 का तेल था, कोविड का टाइम था, तो मैंने कहा था कि ऑयल की हेजिंग कर लेनी चाहिए, जिसका क्या मतलब है कि फ्यूचर्स में 2-3 साल के लिए आप ऑयल को बाय कर लेते हैं, हेज कर लेते हैं मार्केट में $25, $28, $30 की। बट अथॉरिटीज़ कभी भी स्टेट में बड़ा मुश्किल फील करती हैं कि ये काम किया जाए, क्योंकि अगर तेल $15 का हो जाए तो वो कहेंगे डॉक्टर साहब आपने हमें फंसा दिया, बट तेल तो उसके बाद $70 पे चला गया। सो अगर हमने $25-30 की बाइंग की होती तो बहुत सी सेविंग होती। दैट्स अ वे टू थिंक अबाउट इट। सो ये मैकेनिज्म सारे एग्जिस्ट करते हैं, पर इन मैकेनिज्म्स को हम अच्छी तरह चला सकें। SOEs को चलाने से तो आज तक ये पता चला है कि हम ये काम नहीं कर सकते, बट अब भी हम अगर इस डेप्थ में जाना चाहते हैं तो बाय ऑल मीन्स ये फाइनेंस मिनिस्ट्री, ओग्रा, इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट बोर्ड, फिर एक और बोर्ड बनेगा, ये सब कुछ मैनेज होगा। एक इसका बड़ा आसान सा तरीका आपके सामने रख देता हूँ, अगर यही करना है, पेट्रोलियम लेवी को कम कर दिया करें, जब नहीं है उसको किसी रिसोर्सेज से पूरा कर लिया करें और इसको मैनेज कर लें। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टेट का फुटप्रिंट बड़े ध्यान से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो जब एक दफ़ा बढ़ जाता है तो उसको कर्टेल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और एक्सपर्टीज स्टेट में लाना एक और बड़ा मुश्किल काम है। जैसे हेजिंग बड़ा एक टेक्निकल काम है, ये पाकिस्तान का डेट ऑफिस ज़रूर करना चाहिए उसको आप ह्यूमन रिसोर्स देकर,
ये सब मेरा एक ओवरऑल व्यू है। सही। लेट्स सी कि ये कैसे डेवलप करता तो है। आप खाकन साहब, ये ज़ाहिर है 11 स्टेप्स को छोड़कर अगर 12वें स्टेप को स्टार्ट किया जा रहा है पहले, अब ये फंड की ट्रांसपेरेंसी पर भी बहुत सारे सवालात होंगे। इंटरनेशनल बेंचमार्क क्या सेट किया जाएगा कि कब वो प्राइस इतनी डाउन हो कि इस फंड को मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज़ किया जा सके। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी ये चीज़ें, ख़ासतौर पर जहाँ भी कैश इन्वॉल्व होता है वहाँ ट्रांसपेरेंसी के, ऑडिट के हमारे यहाँ बड़े इशूज़ होते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज आपको लगता है इन मिनिस्ट्रीज़ के लिए भी खड़ा होने जा रहा है? आपको याद होगा ना यार कि हमने पावर सेक्टर में जब सब्सिडीज़ दी तो हमने कितनी एक्यूमुलेट कर ली, और सर्कुलर रेट की एक वजह ये थी कि हम सब्सिडीज़ नहीं पूरी करते थे। ये और मुल्कों का भी एक्सपीरियंस रहा है। मैंने कोलंबिया पे कुछ रिसर्च की थी, कोलंबिया भी इसी तरह के पेरिल्स में से गुजरता था। चिली जो था उसने एक रूल बेस्ड मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की कि वॉलेटिलिटी को स्मूदन आउट किया जाए पेट्रोलियम प्राइसेस में। आपने भी जो बिजली में सब्सिडी तो आप इतनी देते हैं कि हम 100 वाले को, 200 वाले को, 310 वाले को इस तरह रखेंगे, वो यही मैकेनिज्म है सारे। अच्छा, जो अच्छे ममालिक हैं, अब नॉर्वे जैसा जो मुल्क है वो बड़ा गवर्नेंस में डिसिप्लिन्ड है, तो वो उसकी एक लास्टिंग रेजिलियंस है जिस तरह के फंड्स सॉवरन उन्होंने रन किए। लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा क्लियर है कि प्राइसेस स्टेबलाइज एबरेशंस में कर सकते हैं, आप सप्रेस नहीं कर सकते। सो ये थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए। इस फंड को ट्रांसपेरेंटली ऑटोमेटिक रूल्स पे रादर देन कोई डिस्क्रेशन पे यूज़ करना जो है वो सही नहीं होगा। और फिर इतनी बड़ी एक्सपर्टीज़ बिल्ड करें, एक पैराफिनेलिया बिल्ड होगा, आई डोंट नो, आई थिंक ज़रूर अथॉरिटीज़ ने बड़ा इसको सोचा होगा। और चूँकि ये सारे 11 काम अभी करने वाले हैं इस सेक्टर में, ज़रूर करने चाहिए। उसके साथ साथ कोई छोटा मोटा फंड भी डेवलप कर लेना चाहिए, पर उनको किए बगैर, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम रिफॉर्म की बात तो करते हैं, बट रिफॉर्म विदाउट डीपर स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑन दी एजेस जो है वो वर्क नहीं करता। एंड दैट्स द थॉट प्रोसेस दैट वी मस्ट बी थिंकिंग। ये एक अच्छा मौका है कि हम ये सब काम जो है अब कर सकें और करने की तरफ आगे बढ़ सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खाकन नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना। हमारी गुफ्तगू आपने सुनी, तो ये वो तमाम इक़दाम हैं जिन पर अमल करके पेट्रोलियम प्राइसेस को कंट्रोल में रखा जा सकता है, इनको मज़ीद डाउन किया जा सकता है और आवाम को पूरा रिलीफ इसके ज़रिए फ़राम किया जा सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में मानसून के नए सीज़न का आगाज़ अगले चंद हफ्तों में हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं कहीं शुमाली इलाका जात और मशरकी पंजाब में बारिशों के सिलसिले जून के महीने से ही शुरू हो चुके हैं। और इस सिलसिले में NDMA ने 2026 के मानसून के दौरान मामूल से 22 से 26% ज़्यादा बारिशों के साथ शदीद सैलाब के अलावा लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियर से बनी झील फटने के खतरात से भी खबरदार किया है, जिसको एक्सपर्ट्स ग्लोफ भी कहते हैं। अभी ग्लोफ और सैलाब के लिए शुमाली इलाकों, बालाई दरियाओं के इलाकों को सबसे ज़्यादा हसास करार दिया गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ग्लेशियर तेजी से पिघलने के बाइस दरियाए सिंध का पानी का बहाव मजीद गैर मुतवाज़िन हो सकता है, जिससे अचानक सैलाब के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे। अभी सूरत हाल में बरवक्त मालूमात और मौसर पेशगी इंतहाई अहम है। बारिशों और अर्ली मानसून की पेशगोई अपनी जगह मौजूद है, जिसके साथ सैलाब की सूरत हाल भी शदीद हो सकती है। लेकिन अभी तक गुज़िश्ता साल के सैलाब से मुतासरा हज़ारों ख़ानदान आज भी मुकम्मल बहाली के मुंतज़िर हैं। जो माशी मामला डिस्टर्ब हुए वो अभी भी सही नहीं हो सके हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरिया किनारे आबाद इलाकों में मुतासरीन अब भी टूटे हुए घरों के साथ रोज़गार की कमी और कर्ज़ों के बोझ तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुख्तलिफ सर्वेज़ के मुताबिक 35 मुतासरा बस्तियों के 140 ख़ानदानों में से सिर्फ 20 को ही हुकूमती मुआवजा मिल सका। 79% ख़ानदानों ने बताया कि वो सैलाब से पहले के मुकाबले में ज़्यादा गरीब हो चुके हैं, जबकि सिर्फ 7% के करीब ख़ानदान मुकम्मल बहाल हो सके हैं। एक सर्वे के मुताबिक 2/3 से ज़्यादा मुतासरीन अपने घर दोबारा तामीर नहीं कर सके। 57% ख़ानदानों को रोज़गार की बहाली नहीं हुई, जबकि 42% ने मजमूई नुकसानात में कोई नुमाया बेहतरी न आने की शिकायत की है। 40% से ज़्यादा अफराद का कहना है कि उन्हें माशी हालत बहाल करने में मजीद 5 से 10 साल लग सकते हैं। मुतासरीन ने इल्ज़ाम भी लगाया कि इमदाद और मुआवज़ों की तकसीम में सियासी असर रसूख और मकामी बासर अफराद को तरजीह दी गई है, जिससे गरीब ख़ानदान मज़ीद पीछे रह गए। 90% से ज़ायद मुतासरीन ने क्लाइमेट चेंज को शदीद और गैर मुतवक्के सैलाब की बड़ी वजह करार दिया है, लेकिन बेशतर अफराद हुकूमती तैयारियों के अलावा हिफाजती इक़दामात और क्लाइमेट चेंज की पॉलिसियों से मुतमईन नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक लोकल लेवल पर इब्तदाई वार्निंग सिस्टम के साथ मुमकिन ख़तरे वाली जगहों से इनखला के मनसूबे और कम्यूनिटी डिज़ास्टर मैनेजमेंट
तकरीबन गैर मौसर हैं। अब ज़्यादातर ख़ानदानों ने मुश्किल वक्त में सरकारी इदारों के बजाय रिश्तेदारों और मकामी समाजी वॉलंटियर्स पर इंतसार किया है। पाकिस्तान पिछले चंद सालों से शदीद मौसमी हालात का शिकार है, जहाँ मैदानी और शहरी इलाकों में शदीद गर्मी और हीट वेव की लहर आमतौर पर देखी जा रही है। लेकिन इसी के साथ शदीद बारिशों से आने वाले सैलाब दरियाओं के आसपास की आबादी को मुतासर कर रहे हैं और इसी दौरान पाक भारत आबी तनाज़े के बाइस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत मालूमात के तबादले में भी रुकावटों की इत्तलात सामने आई हैं, जिससे सैलाब की पेशगोई और बरवक्त तैयारी मजीद मुश्किल हो सकती है। अब यहाँ ये बात भी अहम है कि तनाज़ा इस वक्त जोर पकड़ रहा है कि जब मानसून का सीज़न करीब है। 2025 में भी भारत ने मानसून की वजह से आने वाले सैलाबी पानी को पाकिस्तान की तरफ मोड़कर आबादियों को नुकसान पहुँचाया था। दरियाए सतलुज जो दहाइयों से सूख चुका था, वो 2025 के सैलाब में भारतीय आबी जारियत की वजह से एक बार फिर बिफर गया, जिससे पंजाब और लाहौर में भी काफ़ी शहरी आबादियों को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। अब भारतीय रवैये को देखा जाए तो पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में क्लाइमेट चेंज के असरात से निपटने के लिए इक़दामात पर फौरी तवज्जो देनी होगी, वरना हर साल आने वाले मानसून गरीब और दरिया किनारे आबादियों को मजीद नुकसान पहुँचाएगा और पाकिस्तान को माशी तौर पर रुपये का इससे नुकसान होता है। अब इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अफजाल साहब डायरेक्टर जनरल हैं पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अफजाल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब इस बार जो सैलाब आने हैं, जो मानसून की बारिशें होनी हैं, वो कौन कौन से इलाकों को सबसे ज़्यादा मुतासर करेंगी? और माजी में जो सैलाब आए, जो 2-3 साल पहले 2022 में जो एक बड़ा सैलाब आया था, क्या उस हद तक नुकसान होने का खुदा न खास्ता अंदेशा है या उससे कम दर्जे का ये सैलाब मुतवक्के है? जी बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया अपने चैनल पे। देखिए, जो पिछले साल 2025 में जो सैलाब आए वो बहुत ज़्यादा थे और मानसून भी उस साल में नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हुआ था। लेकिन इस साल जो हम देख रहे हैं मानसून की हमने आउटलुक दी हुई है, उसके मुताबिक बारिशें मामूल से कम होंगी थ्रू आउट द कंट्री। अलबत्ता जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान और अपर केपी, वहाँ पे बारिशें जो है वो मामूल के मुताबिक होंगी और टेम्परेचर्स जो है वो भी मामूल से ज़्यादा रहेंगे थ्रू आउट द कंट्री। तो इससे हम अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल की निस्बत बारिशें कम होंगी और इसमें जो ईस्टर्न रिवर है हमारे, उसमें भी सैलाब जो है ना, वो बारिशों की वजह से सैलाब आने का इतना अंदेशा नहीं होगा। अलबत्ता जो गर्मी की वजह से स्नो मेल्ट होगा, उससे जो रन ऑफ जनरेट होगा, उससे दरियाओं के फ्लोज में इजाफा हो सकता है। बट आप कह लें कि इतने डेवस्टेटिंग फ्लड्स वगैरह वो उस तरह की सूरत हाल नहीं है। सही। अच्छा सर, वो अर्बन फ्लडिंग जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते, ख़ास तौर पर कराची की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अर्बन एरियाज़ में एक दिन अगर ये बहुत कोई तूफ़ानी बारिश हो जाए तो हम देखते हैं कि कोई 50-55 अरब रुपए का माशी तौर पर नुकसान पहुँचता है, चूँकि लोग कंपनीज़ में नहीं पहुँच पाते, फैक्ट्रीज़ नहीं पहुँच पाते, वहाँ से पोर्ट्स तक सफ़र करना मुश्किल हो जाता है, पूरा शहर ब्लॉक हो जाता है। तो ये इस तरह की तो कोई सिचुएशन अगले इस पूरे एक माह में, जुलाई के महीने में नहीं होने वाली, चूँकि माजी में इस तरह की सिचुएशंस को कराची फेस करता रहा है। जी, जब हम ये कहते हैं कि बारिशें मामूल से कम होंगी सीजनल लेवल पे, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि उस पूरे पीरियड में कोई एक्सट्रीम इवेंट नहीं हो सकता। तो आइसोलेटेड प्लेसेस पे, सिटी के लेवल पे जो है वो एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट हो सकता है और शावर्स भी एक्सट्रीम कहीं पे हो सकते हैं। तो फ्लैश फ्लड, जैसे कि आपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की, अभी कराची की आपने मिसाल दी है, कराची हो गया, लाहौर हो गया, तो इनमें फ्लैश फ्लड्स जो कि ज़्यादातर डिपेंड करता है कि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। तो अगर वहाँ पे बारिश थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई और चांसेस जिसके हैं, तो हम ये अर्बन फ्लडिंग को रूल आउट नहीं कर सकते। सही। तो ये बिफोर टाइम इसकी कितने अरसे पहले से तैयारी पे शुरू कर देनी चाहिए? मेट ऑफिस तो यहाँ की जो लोकल मैनेजमेंट होती है उसको इन्फॉर्म कर देता है, फिर भी हम ये देखते हैं और आपने भी ज़ाहिर इसको देखा होगा कि जब कराची में बहुत तेज़ बारिश होती है तो क्या सूरत हाल पैदा होती है, लाहौर में जब तेज़ बारिश होती है तो वहाँ तो चलें 5-6-7 घंटे में शायद वो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन कराची जो कि माशी हब भी है तो पाकिस्तान को इकनॉमिकली इसका एक बड़ा नुकसान पहुँचता है। तो ये कितने वक्त पहले से तैयारी शुरू होनी चाहिए कि ये ऐसी किसी आफत से बचा जा सके जो कि पहले से पता भी हो कि ये होने जा रहा है? जी, जैसे कि आपने अपने शुरू में भी काफ़ी डिटेल्ड आपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की, तो क्लाइमेट चेंज इज़ गोइंग ऑनगोइंग प्रोसेस और ये हो रहा है। और उस क्लाइमेट चेंज की वजह से हो क्या रहा है कि एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स की इंटेंसिटी
और उसकी फ्रिक्वेंसी में इजाफा होता जा रहा है। तो जब भी बारिशों का सीज़न होगा तो भले उसमें बारिशें बिलो नॉर्मल कही जा रही हों, लेकिन फिर भी जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं ना, ये एक्सट्रीम इवेंट्स हो सकते हैं। तो इन एक्सट्रीम इवेंट्स के लिए हमें रेडी रहना चाहिए, अपनी जो प्लानिंग है उसके मुताबिक करनी चाहिए। जो एक्सट्रीम इवेंट्स अगर कोई इस तरह होने जा रहा है तो उसके लिए हम 3 से 5 दिन पहले इन्फॉर्म कर देते हैं ऑन प्रोविंशियल लेवल, ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल, और मज़ीद रिफ़ाइन करके हम इसको 24 घंटे पहले, या उसको कह लें कि आप 48 घंटे पहले भी हम उनको बताते हैं। तो जब सिचुएशन ये है कि जब आपको प्रीकर्सर बता दिए गए हैं, जब आपको अलर्ट्स दे दिए गए हैं, तो फिर उसके मुताबिक आपको अपने सिटी टाउन की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो जैसे मैंने कहा कि ड्रेन्स का सिस्टम है, या जैसे कराची जैसा बहुत बड़ा शहर है, तो उसको 1-2 दिन में या 1-2 महीने में ड्रेनेज सिस्टम तो ठीक नहीं हो सकता। वो बहुत हद तक ठीक है, लेकिन ये कि उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। लेकिन जहाँ तक है कि फौरी तौर पर जो इक़दाम करने होते हैं, तो वो हमारी फोरकास्ट को मद्देनज़र रखते हुए 3 से 5 दिन पहले जब हम बताते हैं तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वो कर लिए जानी चाहिए। सही। अच्छा अफजल साहब, ज़ाहिर क्लाइमेट चेंज से पूरी दुनिया ही मुतासर है, लेकिन पाकिस्तान शायद वो मुल्क है जो कि सबसे ज़्यादा इससे मुतासर है, और ये जिस बुनियाद पर ये क्लाइमेट चेंज होता है उसमें पाकिस्तान का तो शायद 1 या 2% भी हिस्सा नहीं है। तो अब इस कुदरती आफत से पाकिस्तान निपटे कैसे? इसके लिए पाकिस्तान को कितने फ़ंड्स रिक्वायर्ड हैं, किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी? इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, वहाँ बड़ी ज़बरदस्त नुमाइंदगी भी होती है, अपना केस बड़े अच्छे तरीके से रखा भी जाता है, लेकिन इसके नुकसान तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लाइमेट चेंज जो हो रही है, क्लाइमेट रिजिलियंट नहीं है, और उसके बनाने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है फेडरल लेवल पे, वो उनके कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, दे आर टैपिंग दिस वेरी वेल। तो इस ग्रीन क्लाइमेट फंड से जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज देख रही है, तो ये सारा इक़दाम हो रहे हैं, और उन्होंने एक एक्शन प्लान भी बनाए हुए हैं, नेशनल एडेप्टेशन प्लान भी इन प्लेस है, और इसी तरह से नेशनल ड्राउट मैनेजमेंट प्लान भी इन प्लेस है। तो लेकिन ये नाकाफ़ी है, और इससे बहुत ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, माजी में भी भारत अपनी आबी जारियत करता रहा है, और वो पानी ऐसे ही वक्त में पाकिस्तान में उस वक्त छोड़ता है कि जब पाकिस्तान को उसका मैक्सिमम नुकसान हो। तो अब ये जो एक तकरीबी कार्रवाई होती है, इससे बचने के लिए या इसको फेस करने के लिए हमारी क्या तैयारी है? देखिए, हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो चीज़ है वो इंफॉर्मेशन है जो वहाँ से हमें प्रोवाइड की जाती है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक इदारा है, लाहौर में है उसका सेंटर। तो ये फ्लड सीज़न में वो काफ़ी एक्टिव होता है, और 24 घंटे सर्वेलेंस कर रहा होता है कि फ्लड्स की क्या पोजीशन है, और जो इंडिया से आ रहा है पानी स्पेशली ईस्टर्न रिवर के ऊपर, उसकी क्या पोजीशन है। और वो अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब वो हमें क्वालिटेटिवली बताते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं कि हाई फ्लड हम के बराबर पानी छोड़ रहे हैं, या मीडियम फ्लड के बराबर पानी छोड़ रहे हैं, या हम लो फ्लड के बराबर पानी छोड़ रहे हैं। उन्होंने कभी हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया कि हम इतना पानी छोड़ने लगे हैं। तो ये उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, बहरहाल वो हमारा कोई दोस्त मुल्क तो है नहीं। तो इसको बहुत ज़्यादा विजिलेंस, और उस विजिलेंस के लिए जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं, लाइक रेडार्स हैं, लाइक सैटेलाइट इमेजेस हैं, और उनकी बहुत तेज़ी के साथ उनकी एनालिसिस करना और एक प्रोडक्ट बना के देना कि अब जो है वो उनके जो दरिया है या उनके जो डैम्स हैं उनमें पानी की कैपेसिटी कितनी है और वो कितने फील्ड हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अफजल, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।